हेलो गाइस। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कोई नए व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है ना? तो जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं क्या है टॉपिक। कहते हैं अनिल कुमार लाहोटी ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का पद संभाला है। तो इम्पोर्टेंट है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ का पद किसने संभाला है? तो अनिल कुमार लोहटी ने संभाला है, ठीक। अब देखिए, यहाँ से आपको रेलवे के बारे में जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है कि रेलवे के ज़ोन कहाँ-कहाँ पर हैं, है ना? जो 17 ज़ोन हैं वो कहाँ-कहाँ बने हुए हैं, कौन-सा नया ज़ोन है ना? तो ये आपको कुछ जो इस प्रकार का होमवर्क मिलता है, उसे आप मैप में ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका नॉलेज जल बढ़ता है। अब देखते हैं क्या है टॉपिक। कहता है 1 जनवरी को अनिल कुमार लाहोटी ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभाल लिया है, यानी संभाल चुके हैं ये। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अनिल कुमार लाहोटी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, ठीक है? इससे पहले श्री लाहौटी सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड के रूप में कार्य कर चुके हैं। बाकी सब कुछ इससे नहीं पूछेगा आपसे, बस इतना पूछेगा कि किनकी नियुक्ति हुई है। चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सही लगाना है, तो ये याद रखिएगा। आगे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कुछ वैक्सीन टाइप की समझ में आ रही है ना? 2 बूंद जैसा। तो भारत बायोटेक के बारे में आपने सुना ही होगा। कहता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दुनिया के सबसे पहले इंट्रानेजल को कोविड-19 वैक्सीन इन इनकोवैक का अनावरण किया। यानी एक नई वैक्सीन बनाई गई है कोविड-19 की, जिसका नाम क्या है? इनकोवैक, ठीक। अब देखिए, कोविड-19 के बारे में आपको पता ही होगा, है ना? कि कोविड जो जीवाणु है, वह 19 से प्रचलन में आया, फैला, चीन से फैला, है ना? तो ये सब आपको पता ही होगा। देखते हैं नया टॉपिक क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 26 जनवरी 2023 को दिल्ली में दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनोवैक का अनावरण किया है। यह टीका भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? पूछेगा, हाल ही में मनसुख मांडविया ने दुनिया के पहले इंटरनेजल कोविड-19 वैक्सीन इनोवैक का अनावरण किया, जिसे बनाया गया है किस संस्था के द्वारा? अब आपको मतलब आपको पूरा आंसर दे देगा, क्वेश्चन भी दे देगा आपको, बस एक ऐसा चीज़ देगा आपको, राज़ छुपा के आपसे पूछेगा। पूछेगा कि किसके द्वारा बनाया गया है, और आपने यही नहीं पढ़ा होगा कि किसके द्वारा बनाया गया है। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछने तरीका बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है। आपको आंसर क्वेश्चन सब देता है, बस छोटी सी चीज़ पूछ लेता है आपसे। और पूरा पैराग्राफ लिख के दे दे, उसमें आंसर भी हों, बहुत सारे आंसर जो आपने सब पढ़ रखा हो सब उसमें हो, और जो आपने पढ़ ना रखा हो वो ऑप्शन में हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। ये भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान की सहायता से बनाया गया है, ठीक है? तो इतना कम से कम इतना आप याद रखिए। इंटरनेजल कोविड-19 वैक्सीन को प्राथमिक 2 खुराक अनुसूची और 1 विषम बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। ये सब मत सोचिए, ये सब मत देखिए। इसके बाद जितना बताया गया है आपको पहले, इतना ही आप याद रखिए। आगे टॉपिक पे आते हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसा मस्तिष्क दिखाई दे रहा है ना? और कुछ रिसर्च टाइप की दिखाई दे रही है, अणु दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका साइंस एंड टेक का टॉपिक है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो क्या है कि JNCASR के वैज्ञानिकों ने स्कैंडिनियम नाइट्राइट का उपयोग मस्तिष्क जैसे कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए किया है। मतलब कि अब देखिए, साइंस एंड टेक में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाल ही में मस्तिष्क जैसे कंप्यूटिंग के लिए किसका उपयोग किया गया है? तो स्कैंडिनियम नाइट्राइट का, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लेता है, ठीक है? तो स्कैंडिनियम नाइट्राइट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को जानकारी दी कि बंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क जैसी कंप्यूटिंग विकसित करने के लिए स्कैंडियम नाइट्राइट का उपयोग किया है। ये ज़रूर याद रखिएगा। यह एक अर्धचालक सामग्री है। अर्धचालक सामग्री ऐसी सामग्री होती है जिनमें एनपी ट्रांजिस्टर होते हैं, एन और पी ट्रांजिस्टर होते हैं ना? इनके बारे में आप पढ़िए, ये इंटरनेट में बहुत अच्छे से दिया गया है। अर्धचालक क्या होते हैं? जिनसे ऊर्जा ना ही प्रवाहित हो पाती है और ना ही मतलब ये पूर्णतः चालक होते हैं, ना ही पूर्णतः अचालक होते हैं। तो क्या होता है, इनमें ताप बढ़ाकर हम इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, तब इनमें चालकता आ जाती है। जितने भी अर्धचालक होते हैं, इनका
निर्माण इनका जो प्रयोग होता है, ये सोलर सेल होता है वो बनाने में प्रयोग किया जाता है। कहता है अर्धचालक सामग्री है ये स्कैंडियम नाइट्राइड जो स्थिर और CMOS संगत है। ये याद रखिए कि अर्धचालक है एक प्रकार की, ठीक है। कहता है आविष्कार में एक औद्योगिक उत्पादन में अनुवादित होने की क्षमता है, यानी बदलाव आएगा, जो अपेक्षाकृत कम ऊर्जा लागत पर स्थिर CMOS संगत ऑप्टिकल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिनेप्टिक कार्यात्मक के लिए एक नई सामग्री प्रदान करेगा। मतलब जितने भी आपके ऑप्टिकल चीज़ें हैं, ऑप्टिकल चीज़ों में प्रयोग किया जाता है सामग्री में, उन सब में एक उत्पादन में एक विविधता आएगी, मतलब बदलाव आएगा। टीम ने स्कैंडियम नाइट्राइड पतली फिल्मों के साथ एक कृत्रिम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक स्नैप्स विकसित करने के लिए SCN का उपयोग किया, जो अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, सीखने भूलने आवृत्ति, चयनात्मक, ऑप्टिकल फ़िल्टरिंग, आवृत्ति निर्भर, पोटेंशियल और अवसाद हेबियन रखने जैसी सिनेप्टिक कार्यात्मक की नकल कर सकता है। मतलब कि ये सब काम भूलना, याद करना, बहुत समय तक याद ना रखना, बहुत समय तक याद रखना, है ना? थोड़ी समय तक याद रखना, सीखना, इन सब आवृत्ति पर ये जो प्रयोग की गया है अर्धचालक, ये सब काम कर सकता है ना? तो मतलब कई सारी चीज़ें इसमें खोज में पाई गई हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है? और संस्था कौन-सी है? JNCASR, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये इम्पोर्टेंट है। और जो अर्धचालक है उसका ध्यान रखिएगा, स्कैंडियम नाइट्राइड। आगे आते हैं। अब जो आपके सामने टॉपिक रखा हुआ है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बहुत, क्योंकि चर्चा में बहुत रहा और यहाँ तक कि इसने जो अब टॉपिक्स आपके सामने रखा हुआ है चैट GPT नाम से रखा हुआ है ना? CHAT और GPT, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया है। इसने गूगल तक को टक्कर दे दी है ना? इसलिए गूगल जो अपना क्वांटम कंप्यूटर, जो गूगल क्वांटम कंप्यूटर बनाने में लगा हुआ है, उसकी स्पीड तेज़ कर दी है। और हाल ही में खबरों में आया कि गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है या उस पर पूरा प्रयोग सफल हो चुका है। तो या क्योंकि चैट जीपीटी है, ये आपका आर्टिफिशियल एआई है, यानी आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, यानी मानव ने बनाया हो। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे कंप्यूटर हैं, है ना? लैपटॉप है, मोबाइल हैं, ये सब आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे आपका एलेक्सा है ना? ये भी क्या है आपका? ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि आर्टिफिशियल रूप से सोचते हैं और बोलते हैं, जिसे मनुष्य ने बनाया हो। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी खोज की थी जॉन मैकार्थी ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अब अगर यहाँ पर देखते हैं तो, जॉन मैकार्थी, ठीक है? जॉन मैकार्थी यहाँ पर लिख देता हूँ। जॉन मैकार्थी ने खोज की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है नया टॉपिक में। चैट जीपीटी ओपन एआई, ये ओपन एआई है, द्वारा विकसित शक्तिशाली भाषा मॉडल। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों में से एक ओपन एआई द्वारा विकसित एक बड़ा मॉडल है, बड़ा भाषा मॉडल है। मॉडल को पहली बार 2019 में पेश किया गया था। इसकी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये तो या तो बहु बहु मतलब बहुविकल्प में आएगा, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे आपका आता नहीं कथन कारण वाला हो सकता है ना? और आपका एक सही है, दो सही है, तीसरा सही है, ऐसे भी हो सकता है। कहता है ये मानव निर्मित, मानव समान पाठ उत्पन्न करने के लिए पुस्तकों, लेखों और वेबसाइटों की सहित इंटरनेशनल पाठ की विविध श्रेणियां प्रशिक्षित हैं। यानी देखिए क्या है कि इसने बहुत सारी सभी किताबें हमेशा पढ़ रखी हैं, सबका भंडार है इसके अंतर्गत। आप कोई किताब हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, कोई भी किताब ले लो, इसके अंदर सब कुछ विद्यमान है। अगर आप उससे कहते हैं कि इस पुस्तक में इस पाठ का क्या अर्थ है, तो आपको छोटी-सी भाषा में वो निकाल कर दे देगा। आप कहेंगे मुझे एक छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख दीजिए, तो वो काम कर देगा, ठीक है? क्योंकि इसमें ये क्षमता विकसित की गई है। आजकल लोग इस पे बहुत सारे रोज़गार पा रहे हैं, जिन लोग इसमें लिख कुछ टाइप राइटर होते हैं या जो अखबार न्यूज़पेपर टाइप करते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, तो वो बोल देते हैं और ये टाइप करके दे देता है। यानी कि जो घंटे भर काम है, 2 घंटे काम है, वो प 10 मिनट में करके दे देता है ये, ठीक है? तो मतलब कि काफ़ी एडवांस है ये। चैट जीपीटी की प्रमुख विशेषताओं में से इसकी किसी दिए गए संकेत के लिए प्रासंगिक रूप से उपयुक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता है। और हाँ, जो भी ये लिख कर देता है आपको, इसकी कोई कॉपी नहीं होती है। यानी आप शायरी, कविताएँ जो लिखेंगे जो इससे बोलकर, तो उसकी कोई कॉपी नहीं होगी।
ये अपने मन से सोच के लिखता है ना? जैसे मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है ना, कॉपीराइट आ जाता है ना? जब हम कहीं से छापते हैं तो वो ये नहीं आने देगा, ठीक है? चैट जीपीटी का एक अन्य लाभ भाषा संबंधी कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को करने की इसकी क्षमता है, जिसमें प्रश्न, उत्तर, सारांश और अनुवाद शामिल हैं। ये सब कुछ कर सकता है। आप सभी प्रश्नों के आंसर दे देगा, आपको अर्थ बता देगा, आपका अनुवाद कर देगा। बस दिक्कत इसमें ये है कि ये सबसे अच्छा काम करता है इंग्लिश भाषा में। सबसे अच्छा इंग्लिश भाषा में काम करता है। अन्य भाषाओं में थोड़ा कमज़ोर है, सीख रहा है, आगे विकसित हो ही जाएगा। कहता है चैट जीपीटी की उच्च गुणवत्ता वाली टेक्स्ट जनरेशन क्षमताओं ने विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में इसका उपयोग किया है, जैसे चैट बॉट्स है, वर्चुअल असिस्टेंट है, स्वचालित सामग्री, इन सब में इनका प्रयोग किया जाने लगा है, किया भी गया है। चैट जीपीटी ट्रांसफर आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो इसे टेक्स्ट में दीर्घकालिक निर्भरताओं को संभालने की अनुमति देता है। पूर्व मॉडल पूर्व प्रशिक्षित है और विभिन्न कार्यों के लिए ठीक ठाक है। यही कारण है कि यह अत्यधिक बहुमुखी, मतलब बहुत सारे काम करने में सक्षम है। बताया ना, क्योंकि इसने गूगल तक को टक्कर दे दी है। जो काम गूगल नहीं कर सकता है वो काम ये कर सकता है। आगे देखते हैं। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा जहाज टाइप का बना हुआ है ना? तो ये जहाज बना हुआ है। ये जहाज ही है बोइंग कंपनी का। तो नासा ने बोइंग कंपनी को एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए 425 मिलियन का पुरस्कार दिया है। यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि नासा क्या है, बोइंग क्या है, ठीक है? बाकी नहीं इम्पोर्टेंट है। नासा जो है ये यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है ना? नेशनल एस्ट्रोनॉट्स, एन का मतलब होगा नेशनल, ए का मतलब होगा एरोनॉटिक्स, स्पेस, एस का मतलब होगा स्पेस, ए का मतलब होगा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? ये नासा जो है यूएसए की एजेंसी है जो अंतरिक्ष पर अनुसंधान करती है। जैसे जापान की हम देखते हैं तो जाक्सा है ना? और भारत की देखते हैं तो कौन सी इसरो है। ये संस्थाएं आपको लगभग लगभग पता होनी चाहिए। बोइंग कंपनी ये विमान बनाती है, बड़े बड़े विमान बनाती है। विश्व में सबसे बड़ा विमान बोइंग कंपनी का ही है। ये यूएसए की कंपनी है, ठीक है? तो ऐसी कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। कभी कभी हम जो कभी लेक्चर देते हैं या भाषण देते हैं तो वहाँ पर जब हम प्रयोग करते हैं इन शब्दों का या इन चीज़ों का तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और जब हम कभी लेख लिखते हैं, है ना, तब भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आगे टॉपिक। आगे का टॉपिक है, ये भी जो मिशन देख रहे हैं आप, ये नासा का मिशन था। तो नासा का जियो टेल मिशन, कौन सा मिशन? जियो टेल मिशन ऑपरेशन 30 साल बाद समाप्त हुआ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें? पूछेगा हाल ही में नासा का एक मिशन समाप्त हुआ है जिसका क्या नाम है? उसका नाम है जियो टेल मिशन, ठीक है? इसका का उद्देश्य क्या था? कक्षा में 30 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान के शेष डाटा रिकॉर्डर की विफलता के बाद संयुक्त नासा जाक्सा, यानी नासा और जाक्सा, अभी जाक्सा आपको बताया था ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या है। जाक्सा जापान की एजेंसी थी और नासा यूएसए की। जियो टेल अंतरिक्ष यान के लिए मिशन संचालन समाप्त हो गया है। कभी कभी क्या होता है, कई सारी अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर अपना काम पूरा करती हैं, तो इसमें दो शामिल थी। अब आपको पता है ये 1992 को लॉन्च किया गया था। पृथ्वी की परिक्रमा की पृथ्वी की परिक्रमा की मैग्नेटोस्फीयर, पृथ्वी के सुरक्षात्मक चुंबकीय बुलबुले की संरचना और गतिशीलता पर एक विशाल डाटा सेट एकत्र भी इसने किया था। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसका मिशन था। ठीक है, जापान और यूएसए की एजेंसी दोनों ने मिलकर साथ काम किया था। आगे देखते हैं। यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि चित्र में कि जैसे चाँद निकल रहा है ना? और पृथ्वी पर हम लोग खड़े हुए हैं। लेकिन ये ऐसा दृश्य नहीं है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी है ही नहीं। पृथ्वी हमारी नीली है या हरी दिखाई देती है ना? तो पृथ्वी ये है ही नहीं, तो ये दूर का प्लैनेट है ये। अब देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप, नासा की है ये जेम्स वेब। अब देखिए नासा आपका आज 3 बार लगभग आया है, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, अच्छा चल गया होगा कि ना है क्या आप, ठीक है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एल एच एस एल एच एस 47b नामक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। एक्सोप्लैनेट आपके ऐसे प्लैनेट होते हैं जो कि पृथ्वी से बाहर होते हैं। पृथ्वी से बाहर किसी, यानी हमारे सौरमंडल से बाहर किसी अन्य तारे की चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे हमारा सौरमंडल है, इसी प्रकार से किसी अन्य सौरमंडल पर चक्कर लगा रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सोप्लैनेट, ठीक है। अब देखते हैं। जनवरी 2022 में
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा LHS 47 47 5b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है। ये लगभग पृथ्वी के समान आकार है, जिसका व्यास पृथ्वी के 99% के बराबर है। यह एक आकाशीय चट्टानी ग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ये पृथ्वी के मामलों में भिन्न है। पहला यह है कि यह केवल 2 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। ये लीजिए, पृथ्वी के मामलों में ये 2 मामलों में भिन्न है। पहला मामला ये है कि ये केवल 2 दिन में चक्कर पूरा करता है। दूसरा, ये पृथ्वी के सैकड़ों डिग्री अत्यधिक गर्म है। पृथ्वी लगाती है एक चक्कर 365 दिन में, और ये 2 दिन में ही पूरा कर लेता है। ठीक है, वहाँ रहने लायक नहीं है, आप कभी मत जाइएगा यहाँ पर। और दूसरा, यह पृथ्वी के सैकड़ों डिग्री गर्म है, यानी पृथ्वी से बहुत गर्म है ये। तो यहाँ पर हम रह ही नहीं सकते हैं, तो जाने की कोई संभावना बनती ही नहीं है। अब बताया गया है एक्सोप्लैनेट के बारे में, तो आपको बताया हमने कि ऐसे पिंड जो पृथ्वी से दूर हैं, अन्य तारे के चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो वही सब इसमें लिखा हुआ होगा। कहता है एक्सोप्लैनेट वे ग्रह हैं जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं और हमारे सौरमंडल से दूर हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज की पहली पुष्टि वर्ष 1992 में हुई थी। नासा के अनुसार अब तक 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट की खोज हो चुकी है। एक्सोप्लैनेट विभिन्न आकारों में आते हैं। वे बृहस्पति की तरह बड़े और गैसी और पृथ्वी की तरह छोटे और चट्टानी भी हो सकते हैं। उनके तापमान में भी भिन्नता होती है, जो अत्यधिक ठंडे या गर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। अगले टॉपिक में आते हैं। ये चित्र आप देख पा रहे होंगे। चित्र में आपको शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है PRITHV, पृथ्वी लिखा हुआ है। तो हाँ, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है आपको कि पृथ्वी ही लिखा हुआ है। कहता है DRDO ने, अब देखिए DRDO पर टॉपिक निकल के आया। DRDO ने उड़ीसा निकल के आया। उड़ीसा तट से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल निकल के आया। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 टॉपिक लगभग निकल के आते हैं। तो देखते हैं एक टॉपिक को। DRDO, जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की एजेंसी है जो कि डिफेंस के लिए युद्ध सामग्री का निर्माण करती है। जैसे आपका मिसाइल हैं, तोप हैं, है ना, फाइटर विमान हैं, इन सब का इस्तेमाल करती है। इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? दिल्ली में है, दिल्ली। ठीक है। उड़ीसा के तट पर, अब उड़ीसा देखते हैं, उड़ीसा कहाँ पड़ेगा? मैप में देखते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा भारत है और यहाँ पर ये बना हुआ है उड़ीसा। यानी उड़ीसा एक तटीय राज्य है कि नहीं है? उड़ीसा एक तटीय राज्य है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसकी जो सीमा है समुद्र से टच होती है। इतनी सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक समुद्र से टच होती है, इसलिए तटीय राज्य है। जिन राज्यों की सीमा समुद्र से टच होती है वो तटीय राज्य होते हैं। तो उड़ीसा की जो सीमा है पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से टच होती है। अब क्या है कि उड़ीसा में यहाँ पर जो द्वीप है, यहाँ पर डीआरडीओ ने उड़ीसा में पड़ता है चांदीपुर, वहाँ पर ये पेट्रोल किया करता है DRDO। तो वहाँ पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है। वो किसका किया है? यहाँ पर किया है पृथ्वी द्वितीय का। पृथ्वी द्वितीय देखते हैं, पृथ्वी द्वितीय क्या है? पृथ्वी हमारी पृथ्वी है, यानी ग्रह है, और ये पृथ्वी 2 जो है ये मिसाइल का नाम है। ठीक है, जो आप सोचने लगे कि दूसरी कोई पृथ्वी पर परीक्षण किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पृथ्वी द्वितीय जो है ये हमारी मिसाइल का नाम है। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, ये सब पृथ्वी यानी मिसाइल के नाम है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी को उड़ीसा तट से चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है। बैलिस्टिक मिसाइल आपकी ऐसी मिसाइलें होती हैं जो कि कोण पर आधारित होती हैं, यानी आप जिस एंगल पर भेजोगे उसी एंगल पर जाकर वो गिरती हैं। ठीक है। एक आपकी होती है क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइलें होती हैं जो जो कि अपने आगे विमान की जो धुआं निकलता है उसको सूंघ कर उसका पीछा करती हैं और उससे उसी विमान को नष्ट करती हैं। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जिस एंगल पर आप जहाँ पर गिरा दोगे सिर्फ वो वहीं पर गिरती है और कहीं वो नहीं करेगी। ठीक है, भले नुकसान हो या फिर ना हो।
यह एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली द्वितीय पृथ्वी यह एक यह एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली पृथ्वी द्वितीय मिसाइल भारत के परमाणु प्रतिरोध का एक अभिन्न अंग रही है। मिसाइल ने उच्च सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदा। उपयोगकर्ता प्रशिक्षित प्रशिक्षण लॉन्च ने मिसाइल के सभी परिचालकों और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक मान्य किया। हर बार देखिए हम क्या करते हैं, हर बार परीक्षण करते हैं, हर बार सफल होता है और हमें हर बार परीक्षण करना ही भी पड़ेगा, वरना ये रखे-रखे खराब हो जाएँगी, है ना? इससे हम क्या करते हैं, सटीकता का पता लगाते रहते हैं कि हाँ, ऐसा तो नहीं है कि आने वाले भविष्य में टेक्नोलॉजी हमारी कम हो जाए। इसलिए हमें नए-नए प्रयोग करने पड़ते हैं और इन सब रखी हुई मिसाइलों का परीक्षण करना भी पड़ता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी आपको बताया हमने। डीआरडीओ है, ओडिशा है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, क्रूज़ मिसाइल क्या है ना? तो इससे आप याद रखेंगे। आगे टॉपिक में आते हैं। अभी जो अभी पढ़ा हमने, उसी से मुझे नया टॉपिक भी आ गया, है ना? ये लिखा हुआ है डीआरडीओ, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है? तो डीआरडीओ फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, अभी जस्ट मैंने बताया है आपको, फिर भी देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ ने 65वां स्थापना दिवस मनाया, जो हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इसमें रक्षा प्रौद्योगिकियों पर लेख और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली पर एक शब्दकोश, स्टोर मैनुअल और दिशा निर्देश, द्वैमासिक बुलेटिन तथा डीआरडीओ प्रौद्योगिकी दूरदर्शिता की तीसरी वर्षगांठ का अंकन भी किया गया। तो इतना जितना बोला आपको, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका 65वां दिवस मनाया गया। अब देखते हैं डीआरडीओ के बारे में। यह एक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। ये कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकियों क्षेत्रों पर काम कर रहा है, जैसे कि वैमानिक आयुध है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लड़ाकू विमान है, इंजीनियरिंग सिस्टम है, इंस्ट्रूमेशन है, मिसाइल है, उन्नत कंप्यूटिंग है, सिमुलेशन है, विशेष सामग्री नौसेना प्रणाली है ना, इन सब पर ये काम कर रहा है। डीआरडीओ का गठन 1958 में भारतीय सेना के तत्कालिक पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान टीडीईएस और रक्षा विज्ञान संगठन डीएसओ के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पाद निदेशालय डीटीडीपी के सम्मेलन से किया गया था, है ना? पहले ये सब संगठन थे, बाद में सबको मिलाकर डीआरडीओ बना दिया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि जितने भी हमने टॉपिक कवर किए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको होमवर्क मिला हुआ है ना? और जितना भी आपको मिला हुआ है सब आप कवर कीजिए, कहीं से भी कीजिए। आपके पास जो जीएस की बुक्स होती हैं उनको ज़रूर पढ़िए। वीडियो से अच्छा होता है कि आप बुक्स पढ़िए। वीडियो में आप एक वीडियो देखने के बाद जितना आपको होमवर्क मिलता है वो ज़रूर कीजिए। उसे करने से आपकी जो नॉलेज होती है उसका दुगना विस्तार होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे टॉपिक होंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।